नमस्कार। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर अपने एक बड़े डेलीगेशन के साथ 4 दिन की चीन यात्रा से अभी वापस आए हैं और इस ड्यूरेशन में ब्रिटेन के चीन के साथ अराउंड 10 बड़े समझौतों पर सहमति बनी है। हालांकि कोई बड़ा एफटीए तो साइन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो बड़े सेक्टर हैं जैसे कि हेल्थ केयर, माइग्रेशन और जो ट्रेड है उस पे उनकी बातचीत हुई है। चीन ने ब्रिटेन को यह आश्वासन दिया है कि ब्रिटेन की विस्की पर जो अभी तक चीन के अंदर 10% के अराउंड टैरिफ लगता था उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया जाएगा। और साथ ही ब्रिटेन के जो सिटीजन्स हैं उनको चीन के अंदर अराउंड 30 डेज तक वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। हम देखते हैं कि अभी कुछ दिन पहले कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी वो भी चीन की यात्रा से आए हैं। उससे पहले फ्रेंच के प्रेसिडेंट मैक्रोन भी चीन यात्रा पे थे। और अभी इस महीने ये संभावना बताई जा रही है कि जर्मनी के जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्च वो भी चीन जाएंगे। हालांकि ब्रिटेन की अपोजिशन की तरफ से इस यात्रा का विरोध किया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि चीन विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि चीन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है चाहे वो ह्यूमन राइट्स को लेके या फिर ब्रिटेन के अंदर एस्पिनॉज को लेके, तो इसलिए चाइना को एक विश्वास लायक नहीं माना जा सकता, उनका ये मानना है। यूरोप के अंदर 30% से भी कम लोग चीन को एक विश्वास लायक मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो यूरोप के लोग हैं वो भले ही चीन को विश्वास ना करते हो, लेकिन जो वहां की गवर्नमेंट है, यूरोप की जो सरकारें हैं वो बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चीन के साथ जाने पे काफी मजबूर है। प्रेसिडेंट ट्रंप की नीतियों के चलते कहीं ना कहीं यूरोप अब मजबूर हुआ है चीन के पास जाने में, चीन के करीब जाने में। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टैरिफ वॉर की नीतियों के चलते प्रेसिडेंट ट्रंप को लगता था कि वो चीन को कहीं ना कहीं आइसोलेट कर देंगे, लेकिन इसके बिल्कुल उलट हो रहा है। चीन का जो 2025 के जो आंकड़े हैं चीन के काफी चौंकाने वाले हैं। चीन ने 2025 के अंदर अराउंड 1.2 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस को रिकॉर्ड किया है। और ऐसे समय में वो आया है कि जब चीन के अंदर आप देखोगे कि किस तरह से वहाँ का जो डोमेस्टिक डिमांड है काफी कम है। इसके अलावा जो पिछले कई सालों से चीन का जो रियल स्टेट सेक्टर है उसके अंदर भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। भले ही प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ वॉर के चलते चीन का अराउंड 2025 के अंदर अराउंड 20% अमेरिका के अंदर जो एक्सपोर्ट है उसमें गिरावट आई है, लेकिन दूसरी तरफ चीन का अफ्रीका के अंदर अराउंड 25%, लैटिन अमेरिका में अराउंड 8%, साउथ ईस्ट एशिया में अराउंड 14% और यूरोपियन यूनियन में अराउंड 9% एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं भले ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया हो, लेकिन चीन ने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई दूसरे रीजन में कर दिया और इसके चलते चीन ने एक रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस को कहीं ना कहीं अचीव किया है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की नीतियों के चलते चाइना आइसोलेट होने की बजाय कहीं ना कहीं चाइना जो अमेरिका के ट्रेडिशनल अलाइज थे यूरोप, कहीं ना कहीं उसके करीब आ रहा है? तो अगर मैं यूरोपियन यूनियन और चीन के जो संबंध की बात करूं, तो यूरोपियन यूनियन को जब हम ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं दोनों के बीच में, तो यूरोपियन यूनियन को इस चीन के साथ अराउंड 305 बिलियन यूरो का ट्रेड डेफिशिएट है। यानी कि यूरोपियन यूनियन चीन से जितना सामान अ, बेचता है चीन को, उससे 2.5 से 3 गुना सामान जो है यूरोपियन यूनियन चीन से खरीदता है। तो एक बड़ा यूरोपियन यूनियन को ट्रेड डेफिशिएट है। बावजूद इसके यूरोपियन यूनियन के कई जो बड़े देश हैं वो अब चीन के साथ जाने को मजबूर हुए हैं। ऐसे समय में जब चीन के अंदर डोमेस्टिक डिमांड काफी कम है, तो क्या यूरोपियन यूनियन को लगता है कि वो चीन के साथ नजदीकियां बढ़ा के चीन की जो बड़ी मार्केट है उसको एक्सेस कर पाएगी? क्योंकि हम देखते हैं कि चीन की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। इसके अलावा चीन का जो ह्यूमन राइट्स को लेके जो ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों का रहा है वो भी काफी अच्छा नहीं हमारे को दिखता। हम देखते हैं कि किस तरह से चीन ने हांगकांग हो या फिर तिब्बत का मसला हो या फिर ताइवान के अंदर जिस तरह से उसने अपनी आक्रामकता दिखाई। इसके अलावा चीन का जो शिनजियांग प्रोविंस है उसके अंदर भी माइनॉरिटीज के ऊपर चीन के द्वारा लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। तो क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर यूरोपियन यूनियन चाइना के इस ट्रैक रिकॉर्ड को नजरअंदाज करके सिर्फ आर्थिक मामलों के प्रति चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाना क्या यूरोपियन यूनियन के लिए एक समझदारी भरा कदम होगा? अगर हम दोनों के बीच के रिलेशंस की बात करें यूरोपियन यूनियन और चीन की, तो दोनों के बीच में जो संबंध है वो काफी पुराने हैं। आप देखोगे किस तरह से सिल्क ट्रेड रूट के जरिए चीन के द्वारा यूरोपियन यूनियन को चाहे वो चाय हो, सिल्क हो, भेजा जाता था और यूरोप के अंदर उसको काफी पसंद भी किया जाता था। लेकिन बाद में जब चीन के अंदर अफीम वॉर जब स्टार्ट होती है तो उसके बाद जो ब्रिटेन का दबदबा है चीन के अंदर वो बढ़ जाता है। और चीन ऐसी सिचुएशन के अंदर ब्रिटेन के साथ काफी अपमानजनक संधियां करता है, जिसको 1949 के अंदर जब चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी आती है वो वन बाय वन करके खत्म करती है। इसके बाद हम देखते
देखते हैं कि कोल्ड वॉर के अंदर जो वेस्टर्न यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप के जो रिलेशंस हैं चाइना के साथ कुछ अच्छे नहीं रहे। लेकिन 1970 के अंदर चीन के अंदर जिस तरह से ओपन डोर जो पॉलिसी लाई गई थी, ओपन डोर पॉलिसी को वेस्टर्न यूरोप की तरफ से एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा गया था। यानी कि उनको ये लगता था कि ऐसे टाइम पे चीन के साथ संबंध बनाना उनके लिए आर्थिक रूप से अच्छे हो सकते हैं, और इसीलिए 1975 में आप देखते हो कि जो दोनों के बीच के जो रिलेशंस हैं, यूरोपियन यूनियन के औपचारिक रिलेशन जो हैं वो चाइना के साथ स्टार्ट किए गए। लेकिन कुछ टाइम जो उनके रिलेशन है ठीक रहे, लेकिन 1989 के अंदर आप देखते हो कि चाइना के अंदर जिस तरह से तियानमन स्क्वायर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ और किस तरह से उसको बड़ी निर्दयता के साथ उस प्रोटेस्ट को दबाया गया, तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन की तरफ से चाइना के इस निर्ममता के प्रति, ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर आवाज उठाई गई, और दोनों के बीच में ये वो दौर था जब जहां पे संबंधों में कुछ खटास आई। लेकिन जैसे ही 2001 के अंदर चाइना ने डब्ल्यूटीओ के अंदर एंट्री ली, तो फिर यूरोपियन यूनियन को लगा कि कहीं ना कहीं जो चाइना है वो एक रूल बेस्ड ऑर्डर को मानने के लिए तैयार है, और ऐसे ऐसी सिचुएशन के अंदर चाइना के साथ इकोनॉमिक रिलेशन को बढ़ावा देना, क्योंकि चाइना के अंदर एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन थी, तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन को लगता था कि इस सिचुएशन के अंदर चाइना के साथ रिलेशंस को बढ़ाना कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के लिए आर्थिक रूप से अच्छा होगा। लेकिन और इसीलिए आप देखो कि 2005 के अंदर दोनों ने आपसी रिलेशंस को एक स्ट्रेटजिक रिलेशन का नाम दिया था। तो यानी कि दोनों के इस ड्यूरेशन के अंदर दोनों के जो बीच रिलेशन थे उसको एक गोल्डन एरा भी माना जाता है। लेकिन 2008-2010 के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से बीजिंग जब ओलंपिक्स हुए थे, तो तिब्बत के अंदर जब ह्यूमन राइट को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था, तो भी यूरोपियन यूनियन की तरफ से चाइना के ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर आवाज उठाई गई, तो चाइना ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन 2012 के बाद से दोनों के बीच के जो रिलेशंस हैं उनमें काफी जो डिस्टेंस है, काफी डिस्टेंस बढ़ती है। 2012 के अंदर क्या होता है, 2012 के अंदर आप देखो शी जिनपिंग चीन के नेता बनते हैं, और शी जिनपिंग क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो पूरा के पूरा जो कंट्रोल है चाइना की पॉलिटिकल सिस्टम या फिर जो उसका इकोनॉमिक सिस्टम है उसके ऊपर, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है और जो उसके लीडर है शी जिनपिंग, उनका पूरी तरह से कंट्रोल बढ़ जाता है। और यहां तक कि चाइना 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 ने इस दौर में शी जिनपिंग ने क्या किया कि जो वहां की मिलिट्री है, मिलिट्री को भी पूरी तरह से अपने ही कब्जे के अंदर कर लिया, यानी कि पूरी तरह से मिलिट्री को भी कंट्रोल में ले लिया। और इसके अलावा शी जिनपिंग ने जो अपने ऑफिशियल्स हैं जो पूरी तरह से शी जिनपिंग के प्रति निष्ठा रखते हो उनको अपॉइंट किया। तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं शी जिनपिंग ने चाइना का जो चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो या फिर इकोनॉमिक सिस्टम हो उसको पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दिया और उसको पूरी तरह से हैक कर दिया। अब देखो कि शी जिनपिंग सीसीपी के महासचिव भी हैं, चाइना के प्रेसिडेंट भी हैं, और इसके अलावा जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसके चेयरमैन भी हैं। यानी कि जो ये तीनों पोजीशन है वहां पे सिर्फ एक व्यक्ति ही संभालता है, वो है शी जिनपिंग। तो कहने का अर्थ है कि चाइना की जो पूरी की पूरी पावर है वो पर्सन ओरिएंटेड है, यानी कि एक ही व्यक्ति तक सीमित है। तो आप देखो कि शी जिनपिंग कहीं ना कहीं माओ की तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि वो चीन को एक टोटलिटेरियन स्टेट बनाना चाहते हैं। अभी तक क्या होता था कि चीन के अंदर एक अनऑफिशियल ट्रेडिशन थी, यानी कि जो चीन के जो पोलित ब्यूरो के सदस्य थे, कहा यह जाता था कि 68 ईयर्स तक ही पोलित ब्यूरो के आप मेंबर बन सकते हो, उससे ऊपर पोलित ब्यूरो की सदस्यता लेने पे मनाही थी। लेकिन आप देखो कि शी जिनपिंग मोर देन 70 ईयर्स है, इसके बावजूद वो अब सीसीपी के महासचिव है, यानी कि उन्होंने इस ट्रेडिशन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। दूसरी तरफ चीन के अंदर ये भी एक ट्रेडिशन थी जिसके अंदर एक ही व्यक्ति मैक्सिमम 2 टाइम्स ही प्रेसिडेंट बन सकता था। लेकिन आप देखो कि 2012 से लेके 2026 चल रहा है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की है पिछले कई सालों से। तो कहने का अर्थ ये है कि जब से शी जिनपिंग आए हैं उन्होंने पूरे के पूरे चाइना के सिस्टम को अपने तक केंद्रित कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी का चाइना के लोगों पर इतना नियंत्रण है तो वहां के लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण आप ये देखो कि पिछले कुछ दशकों से जिस तरह से चाइना ने अपने एक्सपोर्ट के अंदर वृद्धि की है, इसके अलावा चाइना ने जिस तरह से जिस स्पीड से अपने लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है वो वाकई में काबिल तारीफ है। 1989 के अंदर तियानवे स्क्वायर प्रोटेस्ट के अंदर अराउंड 70% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, लेकिन आज जो ये आंकड़ा है 1% से भी काफी कम है। तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों को ये लगता है कि भले ही कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल हो, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो इंप्रूव है, इसीलिए 70% से ज्यादा लोग चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व से संतुष्ट हैं। आप ये देखो कि अभी तक चाइना के अंदर जो चीप लेबर के चलते चाइना को वर्ल्ड की फैक्ट्री कहा जाता था, जिसके चलते चाइना अपनी जो सामान है उसको
सस्ते दर पे दूसरे देशों के अंदर डंप करता था। लेकिन 2010 के बाद से चाइना ने अपनी इस पॉलिसी को दूसरी तरफ भी दिशा दी। यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग, उसकी तरफ भी चीन बढ़ा है। यानी कि सेक्टर्स को चाइना की तरफ से काफी भारी मात्रा के अंदर सब्सिडी दी जाती है, जिसके चलते इस सेक्टर के अंदर चाइना ने इनोवेशन में भी चाइना काफी आगे है और एक्सपोर्ट के अंदर भी चाइना ने काफी वृद्धि दर्ज की है। तो कहने का अर्थ ये है कि चाइना जो उभरती टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी अपने प्रभाव को उसने बनाया है, और इसीलिए हम देखते हैं कि चाइना कई बार अपने इस प्रभाव और अपने नियंत्रण को वेपनाइज करने की भी कोशिश करता है। आप देखो कि चाइना के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर जनरली ये काफी यूजफुल है, तो मॉडर्न जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसके अराउंड 70% जो माइनिंग है वो चाइना के अंदर होती है, और अराउंड 90% जो इसकी प्रोसेसिंग है वो भी चीन के अंदर होती है। तो कुल मिला के जब भी चीन के ऊपर कोई देश उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेके या फिर लोकतांत्रिक रिकॉर्ड को लेके अगर कोई क्वेश्चन खड़े करता है, तो चाइना अपने इस नियंत्रण को वेपनाइज करके पूरी की पूरी सप्लाई चेन को भी रोक देता है। और अभी हमने देखा कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ाए, तो तुरंत चाइना की तरफ से इस सप्लाई चेन को रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं चाइना अपने इस नियंत्रण को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। साथ में चाइना की जो बीआरआई की नीति है, 2013 के अंदर जब शी जिनपिंग आए थे तो उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लागू किया था, जिसका पर्पज ये था कि चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करेगा दूसरे देशों के अंदर, ताकि चाइना अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। लेकिन चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के नाम पे चाइना उन देशों को डेट ट्रैप की पॉलिसी के अंदर फंसाता है और फिर अपनी शर्तों के ऊपर वहां पे अपना जो एक्सपोर्ट है वो करता है और अपना पूरी तरह से उस पर नियंत्रण रखता है। तो कहीं ना कहीं जो ये देश है उनको लगता है कि चाइना ट्रस्टवर्दी नहीं है, यानी कि चाइना के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो दूसरा, यूरोप चाइना को बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं मानता है, क्योंकि चाइना यूरोप के अंदर हमने देखा कि काफी लेवल के ऊपर सॉफ्ट पावर के नाम पे किस तरह से वहां पे एक हाइब्रिड वॉर, साइबर वॉर को अंजाम दे रहा है। चाइना यूरोप के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन को फैला रहा है, डिस इन्फॉर्मेशन चाइना का लगातार एक प्रोपेगेंडा चला रहा है। तो इसीलिए यूरोप चाइना के प्रति कहीं ना कहीं आशंकित है और चाइना के साथ एक क्लोज रिलेशंस बनाने में कहीं ना कहीं वो एक हिचकिचाहट दिखा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अब सवाल ये है कि यूरोप के पास, क्योंकि यूरोप के पास एक व्यवहारिक सोल्यूशन ये नहीं है कि वो बदलती वैश्विक परिस्थितियों में जहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप काफी अनप्रडिक्टेबल हो गए, तो ऐसे में एक सेकंड लार्जेस्ट जो आपकी इकोनॉमी है उसके साथ अपने आप को अलग थलग रखना तो यूरोपियन यूनियन के लिए कोई व्यवहारिक नहीं है। तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन के पास एक क्या रणनीति होनी चाहिए कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को एक मैसेज भी दे सके, और अगर वो चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को सुधार करते हैं तो वो चीन के जो बढ़ता प्रवाह है यूरोप के अंदर उससे भी अपने बचाव कर सके और यूरोप के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसकी भी रक्षा कर सके। सबसे पहले आप ये देखो कि यूरोप को चाइना के लिए जो नीतियां हैं उसके प्रति एक मत होना होगा, क्योंकि अभी तक यूरोप के अंदर चाइना को लेके एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप क्योंकि चाइना को एक बड़ी मार्केट के रूप में देखता है, लेकिन जो ईस्टर्न यूरोप है और खासकर उसमें बाल्टिक जो स्टेट हैं वो चाइना के प्रति काफी संशय हैं, क्योंकि जिस तरह से चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन वॉर के अंदर और यूक्रेन लगातार एक्सपेंशन कर रहा है ईस्टर्न यूरोप में, तो कहीं ना कहीं यूरोपियन जो ईस्टर्न यूरोप है वो कहीं ना कहीं चीन को एक शक की नजर से देखता है। तो सबसे पहले यूरोप को चीन के प्रति अपनी पॉलिसीज के अंदर यूनिफॉर्म पॉलिसी अपनानी होगी। और दूसरा दूसरा अगर चाइना के साथ आर्थिक रिलेशन सुधरते हैं, और यूरोप आप देखोगे यूरोप सर्विस सेक्टर के अंदर काफी एडवांस है और यूरोप के चीन के साथ जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर सरप्लस भी है, तो ऐसे में यूरोप की तरफ से मान लो कि एक तो सर्विस सेक्टर में और दूसरा यूरोप से अगर कोई इन्वेस्टमेंट होती है, चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट जाती है और खासकर कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जाती है, तो उसके प्रति पूरे यूरोप को काफी एक सचेत होने की आवश्यकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि चाइना के अंदर जो यूरोपियन कंपनियां काम कर रही हैं, तो ये आरोप लगते आए हैं चीन के ऊपर कि चाइना उन कंपनियों के ऊपर दबाव डालता है और टेक्नोलॉजी लीकेज के जो मामले हैं वो लगातार चीन के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं। तो ऐसे में इन सेंसिटिव सेक्टर्स के अंदर अगर यूरोपियन यूनियन की तरफ से चीन के अगर कोई इन्वेस्टमेंट होती है तो इस इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए पूरे के पूरे यूरोप को एक मत होना होगा। और तीसरा, क्योंकि हमने देखा कि चीन जो ये सेक्टर्स हैं, जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, उसके अंदर चीन एक भारी सब्सिडी प्रोवाइड करवाता है, तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन को भी ये चाहिए कि वो जो एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसके अंदर यूरोपियन यूनियन भी इस सेक्टर्स को एक बड़ी
एक सब्सिडी प्रोवाइड करवाए, टेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड कराए और अपनी जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको भी बढ़ाए, क्योंकि अगर वो आपस में कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं, अगर आपस में वो डिमांड को बढ़ावा देते हैं, तो उनकी जो रिलायबिलिटी है चाइना पे या अदर कंट्रीज के ऊपर वो काफी कम होगी। इसके अलावा आप ये देखो कि जो स्टेट सब्सिडी की, जैसे मैंने आपको बताया, ओपन मार्केट का जो एक कॉन्सेप्ट है उसके कहीं ना कहीं अगेंस्ट है। तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन को फिर से एक बार विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसे परिदृश्य के अंदर जहां पे वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं और चाइना जिस तरह से अपने आप को अपने ट्रेड को लगातार एक्सपेंशन कर रहा है, तो ऐसे में यूरोप को एक मत होके एक व्यवहारिक जो सोल्यूशन है उसकी तलाश करनी होगी। धन्यवाद।